नमस्ते, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ फोर्थ इंटरनेशनल मलखम्ब डे के छत्रपति अवॉर्डीज इंटरव्यू स्पेशल में। आज की जो हमारी गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, जिन्होंने मुझे मलखम्ब बहुत साल तक सिखाया और कॉम्पिटिटिव करियर मेरी जो शुरुआत हुई थी वो उन्हीं की वजह से हुई थी और वो है चित्रा खवे। नमस्ते चित्राते। नमस्ते। प्रथम सभी को मेरी मलखाम दिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू चित्राते। चित्राते, मुझे आपसे पहला सवाल है, आपका मलखम्ब का करियर कब शुरू हुआ और उसके पीछे कोई स्टोरी है? हाँ, बिल्कुल है। अ, 1987 मीन्स 1987 व्हेन आई वाज़ इन 8th स्टैंडर्ड मीन्स लगभग उम्र होगी 13 साल। समाज सेविका रेणु जी गावस्कर, जो अभी पूना में स्थित है, वो रेणु गावस्कर जी, उनके यहाँ मैं ट्यूशन्स के लिए जाती थी और उनके अपने बच्चे समर्थ राम मंदिर के बास्केटबॉल के लिए जिसे बोलते हैं कि प्रशिक्षण या सीखने के लिए, बास्केटबॉल सीखने के लिए व्यायामशाला में जाते थे। उनको छोड़ने के लिए मैं हमेशा व्यायामशाला पहुँचती थी, लेकिन 1 घंटा मैं पूरी व्यायामशाला इतनी प्यार से देखती थी कि मुझे ये सब करना है, कब मिलेगा मुझे ये करने के लिए। ऐसे मन में आशा थी, ये लगाव उन्होंने सही पहचाना और उन्होंने बिना बताए व्यायामशाला के दीपावली जिम्नास्टिक जो कैंप रहता है समर्थ का, जो कि दिवाली में ही आता है और दिवाली जिम्नास्टिक शिविर में हमें कुल मिला के कुछ 12 लगभग 12 विद्यार्थिनियों को दाखिल किया और एक ऐसी घटना घटी कि उसने मेरा पूरा लाइफ ही चेंज कर दिया। उसी दीपावली जिम्नास्टिक शिविर के 300 प्रशिक्षणार्थियों में से सबसे सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थी मुझे चुना गया और वो मेरा पहला प्राइज़ था। और इसी तरीके से व्यायामशाला में शुरुआत हुई। तो मेरी मुख्य प्रेरणा, प्रोत्साहन जिन्होंने मुझे दिया वो है समाज सेविका रेणु जी गावस्कर। और हमारे व्यायामशाला की एक परंपरा थी, एक रीत या एक पद्धत आप बोल सकते हैं कि जब कोई नया आता है तो उसे जनरल पथक में कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। बल्कि थोड़ा पायाभूत प्रशिक्षण उसका हो सके, व्यायामशाला के संस्कार वो जाने, इसके लिए जनरल पथक में उसे दाखिल किया जाता है। लेकिन मैं भाग्यशाली थी कि मुझे जनरल पथक में प्रवेश ना देकर एक स्पेशल केस करके मुझे पूछा गया कि तुम क्या करना चाहती हो? इतने सारे खेल यहाँ पे है, तो कौन-सा खेल तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता है? पता नहीं, लेकिन मैं जब भी व्यायामशाला में आती थी, मुझे रोप मलखांब बहुत आकर्षित करता था। मुझे आना है तो बस इसी के लिए, ये सब सीखना है। जो सब मैदान में या ज़मीन पे नहीं कर पाते, ये लड़कियाँ कैसे भले अम, रोप पे करती है? उसका उत्तर मुझे जानना था और ये मैंने रोप मलखम्ब का चुनाव किया और मेरे लिए वो बहुत बेहतर रहा। चित्राते, आई रिमेम्बर आप जभी भी एक खिलाड़ी थी, तभी भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी हर चीज़ में। और आई थिंक वो आपके कैंप से ही चालू हो गया था कि ड्यूरिंग द कैंप ओनली फर्स्ट यू गॉट बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड और उस हिसाब से वहीं से शुरुआत हुई थी आपके मलखम्ब के करियर की। यदि आपका जो पूरा जर्नी है, वो थोड़ा डिफिकल्टी से गया बिकॉज़ आप एक छोटे घर से आई थी, छोटे जगह से आई थी। तो आजू-बाजू में कैसे आपको प्रोत्साहन मिला कि कोई टॉन्ट सुनने पड़े कि आप मलखम्ब खेलने जा रहे हो? कैसा था वो सब? नहीं, माहौल अ, एकदम से ऐसे नहीं था क्योंकि मेरे पिताजी तो जो थे, वो खुद एक कबड्डी पटु, तभी हुतुतु खेला जाता था। तो कबड्डी पटु थे और मलखाम करने के पहले मैंने कुछ दिन उनके साथ विजय क्लब करके शिवाजी पार्क में एक क्लब है, खो-खो के लिए बहुत लोकप्रिय है, तो वहाँ पे मैं गई थी। तो वो सब जानते थे कि ये कुछ अलग है, ये कुछ इसे करना है। तो पूरे एरिया में
हमारा जो एरिया था, उसी एरिया के सब विद्यार्थी हमारे सेम स्कूल में थे, तो स्कूल में भी वो पहचानते थे, तो वो दिक्कत मुझे कभी नहीं आई। किसी के ताने नहीं सुनने पड़े। ऑन द कॉन्ट्ररी कह सकती हूँ कि सभी से प्रोत्साहन ही मिला, स्कूल से, मेरे चॉल से, या आसपास का जो परिसर था, उन सभी से मुझे हमेशा प्रोत्साहन मिला। कभी कभार ऐसे होता था कि प्रात्यक्षिक या डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम बाहर जाते थे व्यायामशाला से, तो आने का समय कुछ फिक्स नहीं था, और रात 1-2 बजे भी कभी-कभी मैं पहुँचती थी। तो हमेशा मुझे मेरे सीनियर्स जो थे, जिन्हें जिन्हें व्यायामशाला में हम लोग दादा कहते हैं, तो सीनियर जो थे वो हमें छोड़ने के लिए आते थे। गली में छोड़ने के बाद हमेशा मेरे बड़े भैया के जो फ्रेंड्स है, वो आगे आके बोलते थे, "हाँ, जाओ, हाँ, हमारी अमानत मिल गई, हम लोग अभी पहुँचा देते हैं उसको घर पे।" तो ऐसे माहौल था, तो मुझे वो दिक्कत कभी नहीं आई। उल्टा हमेशा सभी से प्रोत्साहन ही मिला है। और घर की बात, घर में अलग ही माहौल था। फाइनेंशियल कंडीशन वाज़ वेरी वीक, तो लेकिन मैंने कभी उस उसका कारण आगे करके सहानुभूति नहीं ली किसी से। मैं जब समाज सेविका रेणु जी गावस्कर के यहाँ पे जाने लगी, तभी मैंने ये फ़र्क महसूस किया कि लोग ऐसे भी रहते हैं। हम जैसे रहते हैं, उसके अलावा भी एक अलग ज़िंदगी है। जब मैंने व्यायामशाला जॉइन किया या प्रवेश किया, तभी मैंने देखा कि कितनी अच्छी तरीके से सब रहते हैं, कितनी अच्छी बातें करते हैं, इनका कितना अच्छा पहराव है। ये सब मुझे चाहिए, कैसे मिलेगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये ऐसे लाइफ मुझे जीनी है। तो वो एक आकर्षण था, मेरी मेहनत का, वो एक कारण था मेरे सराव के पीछे, मेरी प्रैक्टिस के पीछे, मेरी ज़िद या चिकाटी जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके पीछे वो एक कारण था कि जिस परिस्थितियों में मैं अभी हूँ, उसे मुझे बदलाव चाहिए, और वो बदलाव शायद यही कारण से आ सकता है, हो सकता है। ये दिशा है मेरे लिए, मेरा लाइफ चेंज करने के लिए। अ, चित्रा दी, ये हम अभी आपने जो बोला कि एक ज़िद थी आप में, एक महत्वाकांक्षा थी आप में, वो आपके परफॉर्मेंस में भी दिखती थी और आपका डिस्माउंट एक अलग ही था। मतलब बजरंग डिस्माउंट सिंपल सभी लोग करते हैं, बट आपका बजरंग डिस्माउंट वो हमेशा अलग लगता था। तो उसके पीछे क्या मेहनत ली थी आपने और ओवरऑल आपकी प्रैक्टिस में क्या मेहनत ली थी आपने? अदिति जी, मुझे एक पता था कि मैंने कभी खुद की बुद्धि नहीं लगाई। ये शायद आप सभी के लिए आश्चर्यकारक बात होगी, लेकिन जो-जो मेरी प्रशिक्षकों ने, भले संगीताताई जी हो या संजीवनी पुत्र पूर्णपात्रे जी हो या श्रेयस मस्कर, खुद देशपांडे सर जी, उनने जो चीज़ें मुझे बताई, वो सिर्फ़ उसी तरीके से मैंने इम्प्लीमेंट की, ना कि मेरी खुद की बुद्धि कभी नहीं लगाई। मेरा डिस्माउंट अलग होने की एक क्या जिसे बोलते हैं सीक्रेट है उसके पीछे, वो सीक्रेट ये है कि श्रेयस सर मुझे खुद खड़े रह के उनके आगे खड़ा करते थे, और मुझे कमर से उठा के बोलते थे कि मेरी सर से तुम पीछे लैंड करना है, समरसॉल्ट करके पीछे लैंड करना है। सपोज़ तुम आगे गिर गई, तो तुम्हें वो गोला जो है, हम लोग प्रैक्टिस के बाद वाटर वो जो है वो खाते थे, तो वो नहीं मिलेगा, या वड़ा पाव नहीं मिलेगा, या एक दिन प्रैक्टिस में नहीं लूँगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ये था कि ये तो नहीं होना है। एक तो वो कभी-कभार ही आते थे, वो सौभाग्य था हमारा कि श्रेयस सर जैसे प्रशिक्षक हमें मिले। तो वो रोज़ आना हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता था, और सपोज़ वो नहीं आए नाखुश होके, तो मेरे लिए बहुत कठिन बात थी। इसके लिए वो जो-जो कहे मैं करती थी। उन्हें बोला ठीक है, वैसे तो मेरा कद जो है वो बहुत छोटा है, तो मुझे बहुत एक्चुअली डिफ़िकल्ट था उनके पूरे सर से समरसॉल्ट करके पीछे लैंडिंग करना। फिर भी मैं वो करती थी क्योंकि मुझे उनका रोज़ प्रैक्टिस लेना बहुत अच्छा लगता था। तो एक वही चीज़ है, एक वही रहस्य है सब परफॉर्मेंस के पीछे या कार्यमान के पीछे, जो उच्चतम कार्यमान मैंने जो दिया, उसके पीछे यही रहस्य है कि जिन प्रशिक्षकों ने जो-जो कहा वो मैंने उसी ढंग से किया। आप एक बहुत ही आज्ञाधारक विद्यार्थिनी थी
और आपका आपके आपके कोचेस को लेके जो प्यार, आप ये सभी आपके बातों से बहुत ही झलकता है। ये बहुत ही एक अच्छी आपने एक मैसेज दिया है सब स्टूडेंट्स को कि अपने कोच का सुनो और उसी तरीके से करो। बिकॉज़ आजकल इट्स इट्स अ ट्रेंड कि लोग ज़्यादा सोचते हैं, बच्चे भी अपने पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। एवरीबॉडी वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट दे वांट। चॉइसेस उनके से लेके सभी चीज़ों में हर एक की आजकल एक खुद की सोच होती है। पर ये बहुत कितना महत्वपूर्ण है कि आप अपने कोच की बात सुनें और उसी उसी को फॉलो करें तो आपको सक्सेस इज़िली और मतलब आसानी से मिल जाएगा अगर आप वही पाथ फॉलो करोगे तो। चलिए छत्रपति अवार्ड मिलने के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए? यस, डेफ़िनेटली। लेकिन उसका उत्तर देने के पहले मैं कुछ और कहना चाहती हूँ कि तुमने जो कहा कि प्रशिक्षकों की बात सुनो, खाली सुनना यह महत्वपूर्ण नहीं है, उनके ऊपर विश्वास रखना ये महत्वपूर्ण है। सुनने की बात अलग है और विश्वास की बात अलग है। जब तक आप विश्वास नहीं रखोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो विश्वास ही आपको आगे लेके जाता है। तो विश्वास दिखाना, विश्वास रखना वो सबसे बड़ी बात है। और छत्रपति से अ, माय लाइफ चेंज कंप्लीटली। डेफ़िनेटली क्योंकि छत्रपति के साथ-साथ छत्रपति पुरस्कार मिलने के साथ-साथ एक नाम जिसे को लौकिक बोलते हैं लोकप्रियता मिली। अ, लेकिन उसके साथ-साथ मैं खुद से प्यार करने लगी। एक आत्मविश्वास, खुद से प्यार करना एक बड़ी चीज़ है। तब तक मैंने खुद को समझा ही नहीं था कि मुझ में क्या है, क्या गुण है। और उसी क्षण से, उसी दिन से या उसके आस-पास कुछ हैट्रिक करने के आस-पास या 4th नेशनल विनर होने के बाद, मुझे खुद से प्रेम होने लगा या प्यार करने लगी मैं खुद से, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक आत्मविश्वास बढ़ने लगा धीरे। मेरी सपोज़ शैक्षणिक सब आपने देखा जिसे आलेख बोलते हैं, वो व्यायामशाला में आने के बाद वो बढ़ता गया। मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत वीक थी। मानो सामान्य ही थी। लेकिन जैसे-जैसे मेरा खेल में परफ़ॉर्मेंस या कार्यमान आगे बढ़ने लगा या बहुत अच्छा प्रवीण जिसे बोलते हैं, कौशल्यपूर्ण जिसे बोलते हैं, वो बढ़ने लगा, वैसे-वैसे मेरी पढ़ाई भी बढ़ती गई। उसमें अच्छे मार्क्स मिलने लगे। मैंने जब भी कभी फर्स्ट क्लास नहीं देखा था लेकिन बाद में उनका बीएड में मास्टर डिग्री में आई वाज़ फर्स्ट इन एमपीए मास्टर डिग्री। आई वाज़ सेकंड इन बीएड इन यूनिवर्सिटी लेवल। तो मेरा वो भी परफॉर्मेंस बढ़ने लगा। छत्रपति पुरस्कार ने और एक मुझे चीज़ दी वो मीन्स मेरी नौकरी। ये बहुत बड़ी बात है, नौकरी की बहुत ज़रूरत थी मुझे। अ, मुझे आर्थिक मीन्स फाइनेंशियली स्टेबल होना था, तो जॉब की बहुत ज़रूरत थी और वो भी गवर्नमेंट जॉब वाज़ माय ड्रीम। तो अ, टाइम्स में एक ऐड आई एसआईएस मैनेजमेंट से और ये बहुत वेल नोन ऐसे इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और उसमें मैंने देशपांडे सर से बात करके एप्लीकेशन किया और अदिति तुम बिलीव नहीं करोगी 21 कैंडिडेट्स थे इस पोस्ट के लिए। पोस्ट वाज़ वेरी मच क्लियर एज़ अ असिस्टेंट लेक्चरर की पोस्ट थी और मुझसे कंपेयर करके बहुत तगड़े, हाइटेड ऐसे टॉल ऐसे सब कैंडिडेट्स थे। उसमें सबसे शॉर्ट मैं थी, पतली शॉर्ट ऐसे थी। मुझे भी देख के लगा नहीं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। वहीं पे भी मैंने ज़िद पकड़ी कि जो होगा उनके ऊपर डालेंगे। सिलेक्शन करना है, नहीं करना है उनको निर्णय लेने दो। लेकिन मेरा जो बेस्ट है वो मैं दूँगी। और उसमें एक प्लस पॉइंट मेरा था, मेरे पास छत्रपति पुरस्कार था। उसी टाइम छत्रपति मुझे मिला था और वही मेरा प्लस पॉइंट हुआ और मेरे सभी लेसन्स इन क्लासरूम इवन ऑन द ग्राउंड सभी एक्सीलेंट हुए और तुरंत 2 दिन के बाद मुझे सिलेक्टेड करके मैसेज आया और मैं तुरंत
विदिन अ वीक आई जॉइन्ड द इंस्टीट्यूशन। तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे छत्रपति पुरस्कार में सब दिया, नाम, पैसा, नौकरी और समाधान। चित्रा दी, मुझे ऐसे लगता है कि आपको जो सबसे ज्यादा मिला वो था कॉन्फिडेंस, जिस चीज की आपको आप में कमी थी। जब आपने स्टार्ट किया गेम खेलना, आपको खुद पे डाउट था, लेकिन आगे जाते जाते इस गेम ने आपको इतना कॉन्फिडेंस दिया कि पढ़ाई से लेके स्पोर्ट्स के हर कंपटीशन में आपने इतना अच्छा किया कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। जैसे जैसे आपने बोला अभी कि आप थोड़ी शॉर्ट थी, आप थोड़ी हैवी थी। लाइक मैंने भी देखा है, जब मैंने देखा तभी आपका लास्ट ईयर था और मेरा फर्स्ट ईयर था। आप जब गेम छोड़ रहे थे, आपका लास्ट परफॉर्मेंस मैंने देखा है। पर हमें देखते हुए कभी भी ऐसे लगा नहीं कि अच्छा ये कोई शॉर्ट लड़की कर रही है। पर आपको कभी उस वजह से डिफिकल्टी हुई कि आपके साथ करने वाले टॉल है, पतले है, आप बहुत स्ट्रांग थी, आप में स्ट्रेंथ बहुत थी, पर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम थी। तो इस वजह से आपको कभी कोई डिफिकल्टी हुई? अदिति, एक्चुअली कभी नहीं हुई, क्योंकि मैंने मेरी जो कमजोरी थी वो कभी सबके सामने दिखाई नहीं। मेरे जो कोच थे, श्रेयस मस्कर जी, वो हमेशा कहते थे कि आपके पास जो कमजोरी है उसका प्रदर्शन मत करो, आपके पास जो है अच्छा, जिसको हम लोग प्लस पॉइंट या बलस्तान बोलते हैं, वो दिखाओ। और उससे ज्यादा मेरे कोच मुझे ज्यादा पहचानते थे। उन्होंने मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो है, जैसे कि स्ट्रेंथ है, मेरा एंड्योरेंस है, वो जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, भले फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम थी, लेकिन ये कभी उन्होंने दिखाया, प्रदर्शित नहीं किया। इसके लिए मेरा सेट, मेरा संच भी, जो सेट है कंपल्सरी हो या ऑप्शनल, ज्यादातर ऐच्छिक संच, वो ऐसे बनाया कि जिसमें मेरी कमजोरी दिखाई नहीं देगी और प्लस पॉइंट जो है वो ज्यादा दिखेंगे। और सपोज ग्राउंड पे मुझे देखा तो मैं शॉर्ट लगती थी, लेकिन करते वक्त कभी मुझे देखा तो मैं कभी शॉर्ट फिजिक की एक खिलाड़ू कर रही है, ऐसे कभी दिखता नहीं था। वो शायद उनका ही तजुर्बा है कि मेरा सेट जो है उस तरीके से उन्होंने सबने मिलके बिठाया था। चित्राती, अभी जो कॉम्पिटिशन्स होती है उसमें लास्ट 2 साल से रूल्स चेंज हो गए हैं और अभी कंपलसरी नहीं होते, सिर्फ ऑप्शनल होते हैं। तो आपके टाइम पे कंपलसरी हुआ करते थे। आपको क्या लगता है, वो कंपलसरी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मेरा इस प्रश्न का जवाब होगा कि अनिवार्य संच जो है वो होने ही चाहिए। और actually in my case, when compulsory sets were introduced, I started to win each and every competition. Even मेरा जो रिकॉर्ड रहा कि कंटिन्यूअसली 4 years विनर, ये जो रिकॉर्ड रहा राष्ट्रीय मीन्स नेशनल्स के लिए, और मुंबई महापौर जो मुंबई में होते हैं, उसमें भी मैं कंटिन्यूअसली 4 years विनर थी। तो वहाँ उसके लिए कंपल्सरी, लेकिन एटलीस्ट नेशनल्स के लिए कंपल्सरी जब से शुरू हुआ तब से मेरा परफॉर्मेंस बढ़ता गया। कंपल्सरी एक ऐसी चीज है, ऐसा सेट है जिसमें सब फिजिकल कंपोनेंट्स जो है वो मायने रखते हैं, महत्वपूर्ण है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिव पैसिव दोनों, स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, देन स्पीड है, किसी भी इस सबका एक मिश्रित सादरीकरण है कंपल्सरी। आप अवॉइड नहीं कर सकती। और दूसरी बात कि जिस तरीके से, जिस सीक्वेंस से, जिस अनुक्रम से वो करना है, वो आपकी एक कमिटमेंट है। आप बंधे हुए हैं उस चीज को उसी तरीके से करने के लिए। तो हर एक मलखांब पटु का वहां पे सब जो जिसे बोलते हैं स्ट्रेंथ लगती है, या अच्छा मलखांब पटु कंपल्सरी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ झगड़ा या कुछ अपना मत प्रदर्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि जिसके पास वो सर्वगुण संपन्न होना चाहिए जो कंपल्सरी करने के लिए। तो सर्वगुण संपन्न जो खिलाड़ू है इस सभी फिजिकल कंपोनेंट से, जो जो सच्चा खिलाड़ू है वो कभी भी कंपल्सरी को अवॉइड नहीं करेगा। वो दिल खुश होके कंपल्सरी करेगा। जैसे हमारे आगे की पीढ़ी ने भी, मीन्स अदिति हो या अदिति देशपांडे हो, पूनम हो या अपूर्वा हो, इन सभी ने कंपल्सरी सेट जो है
वो बहुत प्यार से किया था और अपनी जी-जान लगा के किया था। हर एक मलखाम पटु का वो एक ताकत है, तो वो होना चाहिए अपने गेम में, ये मुझे लगता है। और ऑप्शन जब आती है तभी ऑप्शनल का एक मैं कह सकती हूँ कि ऑप्शनल चीज़ में वो ऐच्छिक है। ऐच्छिक संच में आपकी जो बलस्तान है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है आप में, सपोज़ फ्लेक्सिबिलिटी आप में बहुत ज़्यादा है, तो आप बार-बार वो 90 सेकंड्स में हर तरीके से अलग-अलग एक्सरसाइज में फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं। वहाँ पे आप आपके प्लस पॉइंट्स दिखाते हैं, ना कि कमज़ोरियाँ। और कंपल्सरी में आपको सबका मिश्रित सादरीकरण करना ज़रूरी है। इसके लिए मुझे मेरा कहना है कि ऑप्शनल भी होना चाहिए और कंपल्सरी तो होना ही चाहिए। चित्राती, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर ऑप्शनल में सबको ऑप्शन है कि आपको क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिखाने हैं, आपके वीक पॉइंट्स नहीं दिखाने हैं, पर कंपल्सरी में ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस जज होते हैं और इसीलिए सबको एक लेवल पे जजिंग करना इजी जाता है। उसके साथ साथ जैसे आपने पहले बोला कि आप पहला सेट करते हो, अब अगर आप पीछे हो 0.3 तो आपको और एक चांस मिलता है कि चांस नहीं, मिलता है। मैं फाइट करके आगे जा सकती हूँ। तो वो भी एक अच्छी बात थी पहले कि 2-2 सेट्स है हमारे, तो 2 सेट के ऊपर फाइनल रिजल्ट आता था। अभी एक कॉम्पिटिशन के बाद फाइनल रिजल्ट पता चल जाता है एंड देयर इज़ नो सेकंड चांस एट ऑल। आपका परफॉर्मेंस हमेशा एक पावर पैक परफॉर्मेंस लगता था। जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, मेरे को याद है कि बैक प्लैंक हो या गड़फास हो, गड़फास जैसा एक डिफिकल्ट एलिमेंट जो अभी तो कॉम्पिटिशन्स में अलाउड भी नहीं है, बट आप इतने इजीली वो कर देते थे कि कभी भी उसके ऊपर किसी को ऐसे कि अरे इनको इनके पास ये नहीं है, ऐसे कभी लगा ही नहीं था। तो आपका परफॉर्मेंस देखने में हमेशा ही मजा आता था और हमारे लिए तो आप एक इंस्पिरेशन थी। आपका परफॉर्मेंस देख के मुझे तो कितने जन ने बोला है, जब मैं अबाउ 16 में गई तभी मैं भी थोड़ी हैवी हो गई थी, तो अच्छा तू चित्रा दी की स्टूडेंट ही लगती है, ऐसा मेरे को भी कितने जन ने बोला है। तो वो एक मेरे लिए तो वो मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट था कि मैं आपके जैसे, मेरे कोच जैसे मैं लगने लगी हूँ। चित्रा दी ने आपने एनसीसी में भी परफॉर्म किया है, आपने कॉलेज अपने कॉलेज की तरफ से पार्ट लिया था और बाद में जब आप कोच जब आप टीचर बनी आपके कॉलेज में, तभी भी आप एक लीड कर रही थी एक बैच को। उसके बारे में हमें कुछ बताइए ना, वो मलखाम से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिला, उसमें उसमें हेल्प हुई आपकी? मलखाम के बदौलत ही ये सब मुझे हासिल हुआ, एक-एक करके सब चीज़ें। मैंने जब कॉलेज जॉइन किया तभी तुरंत मुझे देख के ही शायद पता चला, इवन उनका उनको पुरस्कार के बारे में पता था। सब कॉलेज में सब पता चला कि ये अवार्ड विनर है। तो फर्स्ट ही मेरा वहाँ पे एक परफॉर्मेंस रखा गया। तभी मैनेजमेंट के सब मेंबर्स थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स से लेके स्टाफ सभी थे। तो सभी को पता था कि स्पोर्ट्स पर्सन है। और तुरंत मुझे एनसीसी में भी लिया गया। एनसीसी में मैंने 3 महीने की ट्रेनिंग की। वो ट्रेनिंग इतनी रिगोरियस थी, लेकिन फिर भी 150 प्रोफ़ेसर्स में ऑल इंडिया लेवल 150 प्रोफ़ेसर्स वहाँ थे, लेकिन उसमें बेस्ट कैंडिडेट करके मुझे गोल्ड मेडल दिया गया और लेफ्टिनेंट करके रैंक दिया गया और मैं एज़ अ एसोसिएट ऑफिसर करके एनसीसी सँभालने लगी। एनसीसी में हो भी मैंने ट्राई किया कि ज़्यादातर ज़्यादा लड़कियाँ मलखाम करें। मैंने कॉलेज में ही सिखाना शुरू किया था मलखाम। मैंने रोप मलखाम एक खुद का लेके कॉलेज में स्टार्ट किया, लेकिन बाकी सब थोड़ी समस्याएँ आई तो वो कंटिन्यू नहीं हो सका। लेकिन हर बार मेरा फिज़िकल एक्टिविटीज़ में परफ़ॉर्मेंस अलग ही रहा बाकी सबसे।
और उसी उसका कारण है केवल मैंने 8 या 10 साल जो मैदान प्रैक्टिस की थी, उसी का ये फल था। हुँ, हुँ। ये बहुत ही गर्व की बात है कि आपको एक लेफ्टिनेंट करके पदवी मिली थी और आपने आई एम श्योर जैसे आपने बाकी के काम इतने अच्छे से किए, वो भी आपने काम अच्छे से ही किया होगा। अ चित्रा दी, मेरा अगला सवाल आपको ऐसा है कि आपका आपको एक बेटा और एक बेटी है। आपको कभी लगा नहीं कि उनको मलखम करना चाहिए या आपने ट्राई किया था उनको मलखम में डालना? एक्चुअली शादी होने के बाद मैं विरार जो ये लोकल का लास्ट स्टेशन है, वहाँ रहने के लिए गई। और जैसे-जैसे ये बड़े होते गए, मेरी शादी जिस फैमिली में हुई, बड़ी जॉइंट फैमिली थी। एक्चुअली मैंने ही इंसिस्ट किया था मेरे घरवालों को कि मुझे जॉइंट फैमिली में ही शादी करनी है। मुझे भरा हुआ घर बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें सब आने चाहिए, सास-ससुर जी हो, ननंद हो या सब सब ब्रदर इन लॉ सब होने चाहिए। ऐसे मुझे भरा हुआ घर चाहिए। लेकिन थोड़ा क्या हुआ कि ये बड़े होने के कारण मैं सबसे बड़ी बहू, तो एक्सपेक्टेशंस थोड़े से अलग हो गए और मेरे ट्रैवलिंग आवर्स बढ़ने लगे। जॉब नया था, मुझे खुद को प्रूव करना था, वहाँ पे एक्टिविटीज़ मुझे बहुत सारे कमिटीज़ में लिया गया, एक्टिव है करके। तो सब ज़िम्मेदारी बढ़ने लगी और ट्रैवलिंग भी उसमें ऐड हो गया। तो थोड़ा-थोड़ा व्यायामशाला की तरफ थोड़ी प्रैक्टिस या कोचिंग उसमें अंतर आने लगा। मेरी बेटी या बेटा इस क्षेत्र में नहीं है क्योंकि स्वभाव ही मेरा ऐसा है कि मैं कभी फ़ोर्स नहीं करती किसी को। तो मेरी लड़की जो है वो एक कलाकार किस्म की है, मीन्स नृत्य, संगीत, चित्रकला इसमें उसको बहुत रुचि है। तो उसने कभी मीन्स मैदान या ग्राउंड ये उसका कुछ मेल ही नहीं। और अथर्व मेरा लड़का अथर्व की बात करें तो अथर्व में वो सब गुण है जो मुझ में है। वो ज़िद है, वो चिकाटी है और एक अच्छा गुण है उसको कि ही इज़ वेरी मच शार्प। उसको पता है कि कब क्या करना है, कब क्या होना है। लेकिन अभी तक उसको प्रॉपर गेम मिला नहीं है। वी आर सर्चिंग लेकिन उसको सबसे रुचि है एथलेटिक्स में, मैदानी खेल जहाँ जिसे बोलते हैं, उसमें, वो भी शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग और उसका मेन इवेंट है शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग एंड लॉन्ग जंप। तो लास्ट ईयर ओनली ही जॉइन्ड और ही इज़ डूइंग रियली वेल। अभी आगे देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट। तो दोनों भी इस मलखाम फील्ड में नहीं है, लेकिन अपना-अपना, अपने-अपने तरीके से कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अ, उनकी चॉइस और उनके डिसीजंस को आप इतने अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और अगर जब तक वो खुद से डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक वो किसी भी गेम में या किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते, तो उनकी चॉइस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपने सही कहा। अ, चित्रा वापस आपके करियर की तरफ आते हैं। आपने फिज़िकल और मेंटल ट्रेनिंग आपकी बिकॉज़ आप बहुत ही हार्ड वर्किंग थे। मैंने देखा है आपको सुबह-शाम आके प्रैक्टिस करते हुए। तो कैसे किस तरीके से आप वर्कआउट करते थे या कॉम्पिटिशन के पहले अगर स्ट्रेस आए, तो आप कैसे अपने आप को सँभालते थे? क्या मेंटल प्रिपरेशन करते थे आप? मुझे शारीरिक व्यायाम बहुत अच्छा लगता था। मीन्स जितने घंटे आप बोलो, उतना घंटे मैं कर सकती थी। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उस तरीके से आहार नहीं मिल रहा था। जिसे खाना सात्विक खाना बोलते हैं या डाइट डाइट फूड। तो क्रैम्प्स आने लगे। मैंने कभी बताया नहीं किसी को लेकिन क्रैम्प्स आने लगे तो मैंने गावस्कर ताई से मीन्स मेरी रेणु दीदी से ये बात की। उन्होंने मुझे डाइट फूड स्टार्ट किया रेगुलरली उनके घर और 1-2 जगह से मुझे एडिशनल फाइनेंशियल हेल्प भी आने लगी। उसमें वो मेरा आहार देखते थे, फिर क्रैम्प्स थोड़े कम होने लगे। लेकिन फिर भी मैंने कभी एक्सरसाइज़ कम नहीं की। भले क्रैम्प्स आने दो लेकिन एक्सरसाइज़ कभी कम नहीं की। एक्सरसाइज़ में बहुत भर-भर के करती थी। मुझे याद है श्रेष्ठ सर हमेशा मुझे लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ
सर्किट ट्रेनिंग हो या कुछ भी उनके ग्रुप में डालते थे कि तुम्हारा लड़कियों के साथ काम नहीं है, तुम्हारे में लड़कियों के साथ तुम कुछ करोगी तो कुछ नहीं हासिल कर पाओगी, तुम्हारे में ऑलरेडी इतनी स्ट्रेंथ है कि लड़कों के साथ ही तुम्हें करना है। तो वो हमेशा मुझे लड़कों के साथ ट्रेनिंग देते थे। और रही मेंटल प्रैक्टिस की बात, वो तो बाम सर थे, हमारे व्यायामशाला में आते थे, उनके सेशंस हमने अटेंड किए और बहुत अच्छे सेशंस रहे। मनशक्ति मीन्स मेंटल हेल्थ के लिए वो हमारे सेशंस लेते थे। हम लोग टोटल 7 जन ऐसे विनर्स थे हर एक ग्रुप के, तो उनके सेशंस रोज आके बाम सर जी लेते थे। और मेंटल हेल्थ के कारण केवल ना केवल खेल में, लेकिन पढ़ाई में भी एक असामान्य, असाधारण ऐसे प्रगति मैं कर सकी। चित्रा दी, आप एक छोटे से घर से आई थी, पर आपकी सिर्फ एक जिद थी कि आपको अपनी लाइफ अच्छी बनानी है, और इसके लिए आपको बहुत जन ने हेल्प की। रेणुका दीदी से लेके श्रेयस सर, देशपांडे सर, समर्थ राय मंदिर की पूरी टीम, उनमें बाम सर भी आते हैं। पर आपने अपनी इच्छा और अपने ड्रीम को हमेशा पूरा किया और इतने अच्छे लेवल तक आप पहुंचे। आपकी कोई एक कंपटीशन की मेमोरी है चित्राते, जिस जो आप हमें बताना चाहेंगी, कंपटीशन की या डेमोन्स्ट्रेशन की, जो भी आपके मलखांग के करियर की एक अच्छी मेमोरी, प्लीज शेयर विद अस। डेफिनेटली 1996 मीन्स 13th नेशनल, जो कि हमारे होम ग्राउंड में मीन्स मेरे ही समर्थ राम मंदिर के प्रांगण में या मैदान में हुआ था। वो सबसे मेरी यादगार प्रतियोगिता थी कि उसके कारण अनेक है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहली प्रतियोगिता है जिसमें रियल गोल्ड मेडल दिया गया। 10 ग्राम का रियल गोल्ड मेडल, वो मेडल मुझे दिखाया था कंपटीशन के पहले। और एक अलग ही ड्रीम था कि ये मुझे हासिल करना है, वो एक बात थी। दूसरी बात कि उसके पहले मैंने हैट्रिक कंप्लीट की थी। और हैट्रिक करने वाली और एक प्रतिस्पर्धी मेरी नंदा शिंदे, वो भी थी, उनकी भी, वो भी छत्रपति पुरस्कार विजेती है, रही है, और उनकी भी हैट्रिक कंप्लीट हुई थी। लेकिन ये मेरा 4th ईयर था। सपोज मैं इसमें गोल्ड मेडल जीत पाऊँ तो ये 4th ईयर रहेगा, एक अलग ही रिकॉर्ड प्रस्थापित होगा। तो इसके लिए मुझे ये जीतना था। और मैं बहुत दिनों से देख रही थी कि इस आयोजन में सभी लगे हुए थे। खुद देशपांडे सर, श्रेयस सर, बाकी सब पेरेंट्स मीन्स पालक वर्ग, इवन हम सब सीनियर सब दिन रात जुटे थे इसका आयोजन करने के लिए। और किसी को कुछ प्रैक्टिस की बिल्कुल भी चिंता भी नहीं थी। मुझे भी वैसे नहीं थी, वो स्ट्रेस नहीं था। और मेरा साल बीएड का एग्जाम ईयर था। और बीएड में अच्छी तरीके से पास होना मेरे लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि उसके ऊपर मेरी जॉब थी। तो बीएड एग्जाम होने के कारण मैंने कंपटीशन में खेलूंगी ही नहीं, ऐसे कभी मन में लाया ही नहीं कि मुझे खेलना है। जीतना है नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे खेलना है। मैंने हाँ कर दी कि मुझे खेलना है। और मैं नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गई। और उसी टाइम प्रैक्टिस ना होने के कारण मेरा कंपल्सरी सेट थोड़ा वीक हुआ। मीन्स मेरी प्रतिस्पर्धी राजेश्वरी पिल्ले, जिसे कभी मैंने प्रतिस्पर्धी नहीं माना, तो राजेश्वरी पिल्ले में .3 से मेरे कंपल्सरी में आगे थी। लेकिन फिर भी मैं उदास नहीं हुई या मैं कभी स्ट्रेस लेती ही नहीं थी। मैं जस्ट मारुति को नमस्कार करने के लिए अंदर गई, तभी श्रेयस सर भी थे, उनको नमस्कार किया, सर भी थे। श्रेयस सर ने एक ही सेंटेंस तभी बोला था कि ये जो सब किया है, ये दिन रात जो मेहनत की है, वो खाली तुम्हारे लिए की है, ये सब तुम्हारे लिए की है, इतना ही ध्यान में रखो और परफॉर्मेंस करो। वहां से मैं निकली, सामने राजेश्वरी आई, उसका भी परफॉर्मेंस होना बाकी था। हम दोनों एक ही ग्रुप में थे, हमारे में ही दोनों में ही एक्चुअल कंपटीशन थी। लेकिन राजेश्वरी ने कभी मुझे लीडर नहीं माना, वो मुझे हमेशा गुरु मानती थी। जैसे मैं, मेरे लिए अदिति थी, पूनम, सीमा, अदिति देशपांडे, ये सब थे, वैसे ही राजेश्वरी मेरे लिए थी।
हमेशा बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में वो मेरे पास आती थी, मेडल लेके आती थी, दिखाती थी। तो उसी कॉम्पिटिशन परफॉर्मेंस के पहले भी वो मेरे पास आई, उसने मेरे आशीर्वाद लिए और मैंने कहा कि क्या आशीर्वाद दी तूने? सबको हरा के जीत के आना, ऐसे मैंने उसको आशीर्वाद दिए, वो आशीर्वाद मन से थे। एक्चुअली माना जाए तो हमारी दोनों लेकिन दुःख इस बात का है कि उसका परफॉर्मेंस ऑप्शनल से जो कि बहुत ही टू गुड जिसको कहते थे वैसे होता था लेकिन शायद स्ट्रेस के कारण होगा या मुझसे कंपटीशन करके होगा क्योंकि मेरा वो लास्ट कंपटीशन था राजेश्वरी जस्ट वो ग्रुप में आई थी नई थी वो छोटी थी तो स्ट्रेस के कारण शायद रहेगा लेकिन उसका ऑप्शनल परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा वो उसका एक फाउल भी हो गया और मेरा ऑप्शनल जो था वो बहुत बढ़िया था तभी प्रेक्षकगण ने अदिति तुम मानोगे नहीं कि 3 साढ़े 3 हजार से ज्यादा प्रेक्षकगण थे उसमें मेरे पिताजी भी थे जिनको मैंने कहा था कि तो आप मत आइए देखने के लिए फिर भी वो आए थे उन्होंने कहा नहीं था कि मैं हूँ लेकिन परफॉर्मेंस के बाद मैंने उनको देखा कि मैंने मेरा वो परफॉर्मेंस देखा था तालियों की गूंज थी 5-10 मिनट तक ये तालियां चलती रही और मैंने मानो वो सेट होने के बाद मुझे पता चला कि वो स्वर्ण पदक की हकदार मैं ही हूँ और सही ढंग से मैंने मेरी सभी गुरुजनों को वो गुरु दक्षिणा दे दी जो मेरे मन में थी कि ये लास्ट कंपटीशन है और मुझे वो जीतनी है और ये सब करना है उन सभी के लिए जिनकी मुझसे आशा है या अपेक्षा जिन्होंने की है खड़े उतरना है तो मैंने वो कर दिखाया मुझे किसी को हराना नहीं था मुझे बस जीतना था अपने आप से या मुझे बस जीतना था मुझे किसी को हराने में दिलचस्पी नहीं थी और मैंने किसी को आगे किसी के पॉइंट्स भी नहीं देखे मैं कितने पॉइंट्स से पीछे हूँ या कुछ वो मैंने कभी कैलकुलेट ही नहीं किया सिर्फ मैंने सबके लिए परफॉर्मेंस किया और बहुत बढ़िया रहा और वो क्षण मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण या मायने है या मायने रखता है या अविस्मरणीय है जिस दिन मैंने वो स्वर्ण पदक हासिल किया 13th नेशनल्स में। गुजराती हमारे व्यायामशाला में जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो एक शादी जैसे होते हैं मतलब पूरा जैसे एक शादी हो घर में तो पूरी फैमिली जिस तरीके से उसमें जुट जाती है तैयारी में वैसे ही हमारे ग्राउंड पे जब भी कंपटीशन होती है तभी श्रेयस सर देशपांडे सर नीता तई से लेके सब सीनियर्स हम सभी लोग प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ छोड़ के अभी यही करना है हमारा काम यही है से अपने घर की शादी हो या घर का काम हो वैसे जुट जाते हैं पर और आपने जैसे बोला कि गोल्ड मेडल रियल गोल्ड ये पहली और आखिरी कंपटीशन थी जिसमें रियल गोल्ड मेडल के तौर पे दिया गया उसके बाद भी अभी तक किसी भी कंपटीशन में ये दिया गया नहीं है तो हमेशा से जो देशपांडे सर और शरद सर का रहता है कि हमें कुछ सबसे अलग करके दिखाना है और हमें कुछ अच्छा करना है अपने बच्चों के लिए तो वो उनका एक हमेशा दे ऑलवेज ट्राई टू डू दैट और हर कंपटीशन इसीलिए समर्थ व्यायाम मंदिर की अलग रहती है और आपका आपके बारे में कहा जाए तो मैंने जिस तरीके से आपके पास सीखा है हमेशा बच्चों को संभाल के लेना हमेशा अ, उनको किसी भी तरीके से जितना हो सके आप उतना उनको सिखाने की कोशिश पूरे मन से पूरी अपनी पूरी जिद लगा देती सिखाने में भी वैसे ही आपने आई एम श्योर राजेश्वरी को भी उतने ही प्यार से जैसे हमें सिखाते थे उसी तरीके से उसको भी आशीर्वाद दिया होगा और वो एक सच्चे स्पोर्ट्समैन एक अच्छे खिलाड़ू की एक साइन है कि आप उसी कंपटीशन में होते हुए भी आपने उसको आशीर्वाद दिया कि आप जीतो और जैसे आपने लास्ट में कहा कि मुझे किसी को हराना नहीं था मुझे मुझे बस जीतना था एंड दैट इज अ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन यू आर अ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन और ये एक इंस्पिरेशन हो मुझे ऐसे मेरे हर स्टूडेंट को या अभी जो खेल रहे हैं उनको सबको ये बोलना चाहती हूँ मैं कि ये सीखो कि किसी को हराने के लिए मत खेलो बस खुद को जीतना है और खुद के कोचेस पे भरोसा रख के उन्होंने जो बोला है उतना ही करेंगे तो सच में इट इज द सक्सेस इज नॉट डिफिकल्ट सिद्धराथ मेरा आखिरी सवाल है आपको मुझे लास्ट ईयर हमारे पास इतनी बड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई पूरे दुनिया से लोग आए थे और बहुत सारे प्लेयर्स आए थे और अच्छी कंपटीशन हुई वो देख के आपको ऐसे लगा कि
अरे! मुझे भी खेलना है अभी वापस आके। या अर्जुन अवार्ड अभी जो मिलना शुरू हो जाएगा शायद हमारे गेम में जल्दी। तो वो अर्जुन अवार्ड मुझे भी चाहिए, मुझे भी वापस खेलना है। ऐसे कभी आपके मन में आया है? वो माहौल देख के मुझे सच में लगा उस दिन कि अरे! मुझे वापस खेलना चाहिए। सच में वो माहौल ही ऐसा था, जादू थी उसमें, अलग ही था। तो अर्जुन अवार्ड का तो डेफिनिटली वी विल गेट। क्योंकि लेकिन एक प्रयत्न था, मुझे याद है अभी भी किसी को ये पता नहीं लेकिन जब ये जो मेरा रिकॉर्ड हुआ और 13th नेशनल्स हुई, तभी सर ने खुद मेरा अर्जुन अवार्ड के लिए फॉर्म भरा था। हमने सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी कंप्लीट की थी, क्योंकि उसी साल, उसी कॉम्पिटिशन के दौरान केंद्र शासन ने राष्ट्रीय खेल करके सम्मति दी मलखाम को। लेकिन आर्थिक पाठबल नहीं मिलेगा ऐसे कहा था। लेकिन हमारे लिए मराठी में जैसे बोलते कि हे ही नसे थोडके, हम सब खुश थे इसमें कि एटलीस्ट केंद्र शासन ने राष्ट्रीय खेल करके मान्यता दी। और उसी साल एक जस्ट रिकमेंडेशन करके सर ने मेरा फॉर्म भरा था अर्जुन अवार्ड के लिए। लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं है। तो वो हो नहीं। अभी तो डेफ़िनेटली विश्व चषक स्पर्धा प्रतियोगिता हुई है, वो इतनी अच्छी तरीके से हुए हैं। भारत के हर एक गाँव में, कोने में, स्कूल में प्रशिक्षण चालू है, प्रतिस्पर्धियों की संख्या भी बहुत व स वेग वेग स्पीड से बढ़ रही है। तो डेफ़िनेटली अर्जुन पुरस्कार क्या, सब जो-जो क्रीड़ा पुरस्कार है, वो क्रीड़ा पुरस्कार मलखाम के लिए डेफ़िनेटली मिलेंगे। एक अच्छा भविष्य अपना खेल आगे देखेगा या डेफ़िनेटली मिलेगा। यदि आपने कोई अपने कोच से एक कोई बात ऐसी सीखी है, जो आप शेयर करना चाहेंगी और आप अभी भी उसको याद करते हैं, ऐसी कोई बात? मेरे पूरे 8-10 साल के खेल जीवन में, जिसको स्पोर्ट्स करियर कहते हैं, कि खेल जीवन में एक कोच नहीं रहा। बहुत से बहुत से प्रशिक्षकों ने मुझे प्रशिक्षण दिया है। लेकिन मेरी आद्य गुरु, जिसको आद्य गुरु कह सकते हैं, वो थी मेरी पूजनीय माननीय संगीता मस्कर जी। अ, उनका सिखाना अलग ही था। आई रियली एन्जॉयड दैट दैट पीरियड ऑफ टाइम से। तो उनका कैसे कहना था कि प्रतियोगिता में मेडल जीतने के लिए मत खेलो, खुद की खुशी के लिए कुछ सीखो। मीन्स जो कुछ तुम्हें सीखना है वो खुद के खुशी के लिए। वो एक अलग ही तत्व है, प्रिंसिपल है, जो अपने पूरे लाइफ में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कि कुछ भी चीज़ सीखनी है तो खुद के खुशी के लिए जिला मराठीमध्ये स्वानंदासाठी, स्वानंद म्हणतात. त्या आनंदासाठी शिका. तर ही खूप मोठी गोष्ट आहे. मेरा अभाग्य कि तुरंत उनकी शादी हो गई और शादी होने के बाद वो आ नहीं सके, तो ज़्यादा वक़्त उनका मिल नहीं पाया। उसके बाद श्रेयस सर हो या देशपांडे सर, मुझे याद है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए या अलग-अलग कैंप्स होते थे ऑर्गेनाइज़्ड बाय श्री समर्थ राम मंदिर ऑल ओवर इंडिया। मैं जहाँ सर लेके जाते थे, वहाँ मैं उनके साथ जाती थी। सर मुझे वहाँ छोड़ के चले आते थे। फिर लेने के लिए वापस आते थे। लेकिन कुछ दिन वहाँ पे वो रहते थे, तो उसी टाइम मुझे वो जितना हो सके उतना सिखा रहे थे। मुझे याद है सिकंदराबाद में मैं पूरा महीने के लिए कैंप के लिए शिविर के लिए गई थी और सर कुछ 4 दिन के लिए रुकने वाले थे। उस 4 दिन में सर ने मुझे पूरा अनिवार्य जो कंपल्सरी सेट था, वो सिखाया और उसमें मयूरपंखी और टारगेट देके गए कि रोज़ मयूरपंखी तुम्हें करना है, तब तक नाश्ता नहीं करना है। तो मैं रोज़ मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, सर हो सामने या ना हो। मैं रोज़ 100 मयूरपंखी करती थी सुबह अकेली और कोई देखने के लिए नहीं था। फिर भी 100 होने के बाद ही मैं नाश्ता करती थी। तो सर का एक कहना था, एक सूत्र था, जो कुछ करना है वो एकदम परफेक्टली, अचूक, परिपूर्ण जे कराल ते. सांबार झाला तरी चालेल, पण ते सुद्धा एकदम परफेक्ट व्हायला पाहिजे. तर
ये परफेक्शन मीन्स ये जो परफेक्शन है वो आप में आना चाहिए। वो मुझे उनसे मैंने सीखा। श्रेयस सर की बात तो कुछ अलग ही थी। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, लेकिन जो तुम्हारे पास है वो सब अच्छी तरीके से प्रदर्शित करो। उसका सादरीकरण उत्कृष्ट होना चाहिए। जो नहीं है, जो कमजोरी है वो मत दिखाओ। ये उनसे मैंने सीखा है। लाइफ में भी जो अपने पास बलस्थान है, जिसको कहते हैं बलस्थान है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, उनको हमेशा आगे करो। उससे रिस्पेक्ट बढ़ता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, और तुम खुद से जब प्यार करोगे तभी सब दुनिया से आप प्यार करोगे। वो एक मैंने वो चीज सीखी है। फिर शशि नवले जी या संजीवनी पूर्ण पात्रे, मेरी प्रतिस्पर्धी नंदा शिंदे, इनमें सबने मेरी प्रैक्टिस ली थी हर तरीके से, जहाँ जब हो सके तभी प्रैक्टिस ली। लेकिन और एक मेरी गुरु है, मेरी अपनी शिष्या अदिति शेटे, उसको उसे मैं गुरु मानती हूँ। शायद वो उससे भी पता नहीं, लेकिन मैंने हमेशा उसे गुरु माना है। एक वक्त ऐसे था हमारे दोनों के लाइफ में कि हमें सिखाने के लिए कोई नहीं था। सर को भी सब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में या खेल का प्रचार प्रसार करना है, पूरा सर घूमते रहते थे। श्रेष्ठ सर अपने नए बिजनेस में व्यस्त थे। संजीताई जी का की भी शादी हुई, वो भी गए थे। शशिदाई की भी शादी हुई, वो भी गए। धर्मशाला में कोई नहीं तो हम अ, बुला सके अपने परफॉर्मेंस या प्रैक्टिस के लिए बुला सके, तो ऐसे कोई नहीं था। अदिति के लिए मैं थी और मेरे लिए अदिति। तो हम कैसे प्रैक्टिस करते थे कि अदिति का प्रैक्टिस होने के बाद मैं रोप मलखाम की प्रैक्टिस शुरू करती थी, अदिति को नीचे खड़ा करके। और अदिति नीचे खड़ा होके मुझे मेरा हौसला बढ़ा देती कि गुड चित्र, गुड, कीप इट अप। उसे ज्यादातर करेक्शंस पता नहीं चलते थे कि क्या रॉन्ग हो रहा है, क्या होना चाहिए, वो नहीं वो बता, लेकिन वो बहुत हौसला बढ़ाती थी। और शायद सर खाली इतना ही बोल के गए थे, जो करना है वो 3 बार करो, उतरो वापस चढ़ो, करो वापस नीचे आ जाओ। वो मैं हमेशा करती थी। इसके लिए मुझे कभी 90 सेकेंड्स में कभी मुझे मैंने महसूस नहीं किया कि मैं थक गई हूँ। 90 सेकेंड के बाद भी, डिस्काउंट के बाद भी, आई वॉज रियली ओके। नॉर्मल ब्रीदिंग रहता था मेरा। तो ये सीखने की बात है कि आपके सामने भले आपका कोच हो ना हो, लेकिन उसने जो कुछ आपके लिए दिया है, ट्रेनिंग हो या कुछ भी, वट एवर चीजें, वो आपको करनी है। उसको विश्वास में रख के आपको वो सब करनी है। जीतना तो अपने आप आ जाता है। सक्सेस अपने आप आपको मिल जाता है, वो बड़ी बात नहीं है। और ये चीज केवल एज अ प्लेयर नहीं, लाइफ में भी एज अ ह्यूमन बीइंग आपने सीखी, तो पूरा लाइफ आप खुशहाल जिंदगी जी पाओगे। चित्राते, आपने ये जो सब कहा उससे मुझे मेरी पूरी बचपन से लेके अभी तक का ट्रेनिंग मेरी आंखों के सामने आ गया। जैसे मैंने भी चालू किया था, तभी पहले मैंने संजुताई के साथ चालू किया था, बट बिकॉज ऑफ उनकी डिलीवरी के लिए वो गई, तो फिर मैं आपके हाथ में आई। और फिर आपने मुझे ट्रेनिंग देना शुरू किया। आपके साथ जो बॉन्डिंग था, आपके साथ जो ट्रेनिंग के दिन है, वो मुझे याद आए। और फिर आपकी शादी होने के बाद अदिति शेट्टे, जिसने अपना खुद का करियर छोड़ के छोड़ हमें के सिखाया, उसने उसका गेम छोड़ दिया हमारे लिए, वो इतनी बड़ी बात है। और मेरे छत्रपति अवार्ड मिलने तक उन्होंने मुझे सिखाया, पूनम सीमा हमें सिखाया। तो मुझे ये सब याद आ रहे थे दिन, कि हम लोगों का बॉन्डिंग, हम लोगों के बीच में जो हम लोग स्ट्रगल का दिन थे, हमारे प्रैक्टिस के दिन थे, हार्ड वर्किंग के दिन थे। बिकॉज मेडल्स, ट्रॉफीज, अवार्ड सब लोग देखते हैं, लेकिन जो उसके पीछे की मेहनत है, जो उसके पीछे का बॉन्डिंग है, जैसे हर कोच के पास हम जाते हैं तब हमें अलग अलग सीख मिलती है उस कोच से, और उससे एक व्यक्तिमत्व विकास हो जाता है इंसान का। अगर आप एक ही कोच के साथ रहते हैं तो वही सोच रहती है, लेकिन जैसे आपने बोला, आपके पास श्रेयस सर थे, संगीता तई थी, संजू तई थी, शशि तई थी, देशपांडे सर थे, नीता तई थी। हर एक इंसान से हम अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं, और उससे हम एक अलग इंसान बन जाते हैं। और वो कितना हमारे लाइफ में पूरा चेंज लाता है। पर उसी के साथ आपका डेडिकेशन और हार्ड वर्क भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना इजी हो जाता है जब ये सब कुछ साथ में आ जाता है। चित्रा दी, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया आपका, और आपने जो भी कहा वो इतना मौल्यवान है।
कि सभी को उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर Thank वैल्यूएबल you. टाइम। I should say thanks for this golden opportunity.